1992 का स्कैम सिर्फ एक किस्सा नहीं था, ये एक सीख थी। हर्षद मेहता की गिरफ्तारी के बाद सब सोच रहे थे अब बाजार सुरक्षित है, लेकिन हर्षद की राख से एक और बिग बुल तैयार हो रहा था। उसका नाम था केतन परेख और उसका दिमाग हर्षद से भी तेज था। जहां हर्षद बैंक के रिसीव्ड नोट पर भरोसा करता था, वहीं केतन ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को अपने उंगलियों पर नचाया। ये कहानी है उस मास्टरमाइंड की जिसने 2001 में पूरे देश को लूट लिया। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे बना बिग बुल 2.0। केतन परेख का जन्म एक समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता एक सफल टेक्सटाइल व्यापारी थे, लेकिन केतन का रुझान अलग था। उसने सीए की पढ़ाई की और समझ गया कि पैसा कहाँ है। 1990 के दशक में उसने अपना ब्रोकरेज बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में तो उसने बहुत सी छोटी चीजें सीखी, लेकिन जल्द ही उसने अपने चाचा महेंद्र परेख के साथ मिलकर एक खतरनाक गेम प्लान बनाया। केतन की रणनीति बहुत साफ थी। वो कभी सस्ते शेयरों में दांव नहीं लगाता था। उसने अपना फोकस सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों पर किया, जिन्हें कहा गया K10। इनमें शामिल थीं FCCPC, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, जी टेलीफिल्म्स और डिजिटल इक्विपमेंट। ये सब कंपनियां थी तो अच्छी, लेकिन उनके शेयरों की कीमत बहुत कम थी। केतन ने इन शेयरों को खरीदना शुरू किया, लेकिन पैसा कहां से आएगा? यहीं पर आता है केतन परेख का सबसे बड़ा और खतरनाक ट्रिक। उसने सर्कुलर ट्रेडिंग का खेल शुरू किया। इसमें उसने अपने ही खास ब्रोकर दोस्तों की मदद ली। ब्रोकर ए केतन से शेयर खरीदता और ब्रोकर बी को उसी कीमत पर बेचता। फिर बी उसे सी को बेचता और सी वापस ए को। शेयर तो एक ही था, बस नाम बदल रहा था। कोई असली माल नहीं था, लेकिन बाहर की दुनिया को क्या पता था। ट्रेडिंग का वॉल्यूम इतना बढ़ गया, लोगों ने सोचा इतनी खरीदारी हो रही है, इस कंपनी में जरूर कुछ खास है। और फिर शुरू हुआ लालच का वो खेल जिसमें आम जनता भी कूद पड़ी। K10 शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगी। डिजिटल इक्विपमेंट का शेयर 7 रुपए से 2,500 रुपए पहुंच गया। हर जगराते की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, केतन परेख। मीडिया ने उसे बिग बुल का ताज पहना दिया। पार्टियां होती, फॉरेन फंड्स आते और केतन हर जगह शान से जाता। लेकिन ये पार्टियां उसके खुद के पैसों से नहीं हो रही थी। केतन को शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए लगातार पैसों की जरूरत थी, और ये पैसे वो बैंकों से ला रहा था, जिन पर आम आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। केतन ने सबसे पहले निशाना साधा मधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का। इस बैंक का चेयरमैन था रमेश पारेख, जो केतन का करीबी था। केतन ने बैंक से पे ऑर्डर का इस्तेमाल करके करोड़ों की रकम निकाली। बस एक फोन कॉल पर बैंक के अधिकारी पे ऑर्डर जारी कर देते, बिना किसी बैलेंस के। लेकिन केतन की भूख यहाँ नहीं रुकी। उसने बड़े बैंकों को अपना निशाना बनाया। उसने बैंक ऑफ मदुरा का इस्तेमाल किया। यहाँ उसने एक और चाल चली, IPO के जरिए। केतन ने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बैंक से कर्जे लिए। बैंक ऑफ मदुरा के एक अधिकारी ने बिना पूरी जांच के करोड़ों के कर्जे मंजूर कर दिए। अब केतन के पास बिना अपने पैसे के बैंकों के पैसों से शेयर खरीदने की पूरी ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को अपने जाल में फंसाया। GTB के शेयर भी K10 की तरह आसमान छू रहे थे। केतन ने GTB के ही शेयरों को सपोर्ट किया। GTB ने केतन को 1300 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। ये था भारत का सबसे बड़ा रिटेल बैंकिंग फ्रॉड। SEB को इन अनियमितताओं की भनक लगने लगी थी, लेकिन केतन हर बार बच निकलता। 2000 का दशक शुरू हुआ। .com बुलबुला दुनिया भर में फूट रहा था, लेकिन केतन कहता था भारतीय बाजार अलग है, यहाँ कुछ नहीं होगा। मार्च 2001, बाजार में एक अजीब सी चुप्पी थी। केतन के पास शेयर बेचने के लिए खरीदार नहीं बचे थे। उसने अपने ब्रोकर दोस्तों से कहा, अब और खरीदारी करो, बाजार को संभालो। लेकिन अब किसी के पास पैसा नहीं था। सबका सब कर्जे में डूबा हुआ था। 2 मार्च 2001 का वो दिन आया जिसे भारतीय शेयर बाजार कभी नहीं भूलेगा। सेंसेक्स एक दिन में 176 अंक गिर गया। लोगों की जेबें खाली हो गईं। K10 शेयरों में तबाही मची। जो शेयर 2500 का था, वो 40 रुपए पर आ गिरा। करोड़पति सड़क पर आ गए। लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की।
केतन परेख ने जो बुलबुला बनाया था वो आखिरकार टूट गया और इस बुलबुले के अंदर कैद थे 40,000 करोड़ रुपए। समाचार चैनलों पर खलबली मच गई। केतन परेख भारत का सबसे बड़ा विलन बन गया। पुलिस और सेबी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। केतन परेख के घर और ऑफिसों पर छापेमारी हुई, लेकिन केतन के पास बहुत सारे फर्जी नाम और कंपनियां थीं जिनसे वो पैसे छुपाता था। दिसंबर 2002 में केतन परेख को आखिरकार मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल भेज दिया गया। बिग बुल 2.0 की कहानी यहीं खत्म होती दिख रही थी, लेकिन इस स्कैम का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बॉलीवुड कनेक्शन। केतन परेख बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाता था। उसने गाथ नाम की फिल्म बनाई, लेकिन गाथ बनाने का असली मकसद मनोरंजन नहीं था। केतन ने इस फिल्म के जरिए अपने ब्लैक मनी को सफेद करने की कोशिश की। फिल्म में कहानी थी शेयर बाजार के एक गिरोह की, लेकिन असल में ये केतन की अपनी कहानी थी। केतन परेख कई बार जेल गया और जमानत पर बाहर आया। लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2008 में अदालत ने उसे आजीवन ब्रोकरेज करने से बैन कर दिया। एसीबी ने उस पर 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो उसने कभी नहीं भरा। हर्षद मेहता की तरह केतन को भी कभी अपने जुर्म का अफसोस नहीं हुआ। आज भी कई लोग सोचते हैं कि क्या केतन अकेला था, क्या बैंक मैनेजर बेगुनाह थे। सच तो यह है कि बिना सिस्टम के सहयोग के कोई भी इतना बड़ा स्कैम नहीं कर सकता। केतन परेख ने सिर्फ उस खामी का फायदा उठाया जो हमारे बैंकिंग नियमों में थी। आज के समय में भी नए तरीकों से स्कैम हो रहे हैं। क्रिप्टो, टेलीग्राम टिप्स। लालच कभी पुराना नहीं होता, बस उसके चेहरे बदलते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में हैं तो सिर्फ टिप्स पर भरोसा ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाजार में किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको केतन परेख और हर्षद मेहता में सबसे बड़ा अंतर क्या लगता है। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप ऐसी ही ब्लैक एंड व्हाइट कहानियां पहले सुने। धन्यवाद कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखा।